बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज़ की। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, मेरे पास मैंने तमाम लोगों को मैसेज किए थे कि मुझे आप सेंड करें अगर आपके पास मुख्तलिफ कॉलेजेस या सेंटर के पेपर्स रखे हुए हैं ताकि मैं एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करा सकूँ। तो जिस किस्म के मुझे पेपर मिले हैं उसमें से जो सबसे अच्छा मुझे मिला है उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो आई एम सॉरी, जो भी आपको इमेज इस वक्त ये नज़र आ रहा है ये सबसे बेहतर है मेरे पास। ओके, सो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं इसी में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ कि किस तरीके से कहानी हमारी चल रही है। सो जनाब, एमसीक्यू की तरफ जाते हैं क्विकली। और जो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है वो आप देख रहे हैं, वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज डबल, सेल्फ इंडक्शन क्या होगी? मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होती है, सेल्फ इंडक्शन में भी इंड्यूस ईएमएफ है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न के लिहाज से अगर हम देखें तो n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, दैट इज द फॉर्मूला। सो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के। सो नंबर ऑफ टर्न अगर डबल कर दिए तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेजेस हैं, अब चाहे वो इंड्यूस ईएमएफ हो, सेल्फ इंडक्शन वाले हो या म्यूचुअल इंडक्शन वाले हो, ऑब्वियसली वो डबल हो जाएंगे। सो मेरा जो ऑप्शन है वो क्या है? डबल। सो मैं डबल को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन कह रहा है द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन। तो मेरा ख्याल है ये पहले जो मैंने एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड की है उसमें भी सेम एमसीक्यू पूछा हुआ है। सो हम जानते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट वन कह रहा है बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज, कौन से रीजन में लाई करता है? तो इससे पहले वाले एमसीक्यूज की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आप नोट करना शुरू करें कैसे एमसीक्यूज मुख्तलिफ सेंटर के और कॉलेजेस के मिलना शुरू हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में मतलब पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो बामर सीरीज हम जानते हैं विजिबल लाइट के लिए, और ये कोई नया एमसीक्यू नहीं है। ये अगर आप 10 ईयर या 20 ईयर के एमसीक्यू देखेंगे तो दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 18। सो इट इज विजिबल। सो विजिबल इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहा है द रेडियोएक्टिव डिके लॉ इज, मैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके आपको बता देता हूं। अगर आपने इसकी वीडियो देखी है, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय टी, ये हमारे पास लॉ है। सो ये हमें इक्वेशन अगर नजर आ रही है तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा। मुझे उसमें एक नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि सबसे शुरू में n अपॉन n नॉट e रेज़ टू पावर, अगर ये माइनस लैम्डा टी है तो यही मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर मैं n नॉट को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, सो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो मेरा ख्याल है यहाँ माइनस नहीं लगाया होगा ताकि ये जवाब गलत हो। मुझे यहाँ पर माइनस नजर नहीं आ रहा। सो माई दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई बिलीव सो कि समझ में आ रही होगी ये बात। सो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जो बाकी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 5, 7 एंड 9 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 रेजिस्टर्स हमें दिए हुए हैं और चारों के चारों कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम इज 5 वोल्ट, उसमें से 5 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। यार मुझे बताओ, अब तक ये पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने डिस्कस की एमसीक्यूज की, पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं। तो अब वो अगर कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 9 ओम, तो 9 ओम वाला भी तो सारे पैरेलल में लगे हुए ना, तो 9 ओम के अक्रॉस कितने वोल्टेजेस होंगे? 5 वोल्ट। सिंपल सा एमसीक्यू है। सो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस इज डबल, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। सो यू नो कि वॉल्यूम की बात हो रही है और प्रेशर की बात हो रही है, क्योंकि कह रहा है ना द प्रेशर ऑफ द गैस इज, प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्या मैं बॉयल्स लॉ ऐसे नहीं लिख सकता P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इनिशियल और सेकंड को हम कह सकते हैं फाइनल, और दिस इज फाइनल वॉल्यूम। सो इनिशियल प्रेशर मेरे पास PI, इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास VI है, फाइनल प्रेशर मेरे पास क्या है मुझे मालूम करना है। वो कह रहा है कि मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ ए मास इज डबल, वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो मैंने किया 2VI। बात समझ में आ रही है? फाइनल वॉल्यूम क्या है? जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका डबल है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। VI से VI कैंसिल, सब मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। जो इनिशियल प्रेशर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे दैट विल बी योर फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? इनिशियल प्रेशर का हाफ। सो गो फॉर द आंसर। वो कह रहा है कि क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जो प्रेशर है वो
रिड्यूस हो जाएगा हाफ इनिशियल वैल्यू का, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं बाकी पढ़ लेता हूं, सेम रहेगा नहीं, रिड्यूस टू 1/4 नहीं, डबल ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम नहीं, आप देख सकते हैं यहां पे किया हुआ है, हाफ हमारे पास रह जाएगा। सो नेक्स्ट वन, डिक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ द टू चार्जेस बाय 1/2। 1/2 का मतलब है आधा कर देना, ये होता है ना 1/2 का मतलब है हाफ कर देना, है ना। तो आपको याद होगा इससे पहले भी हमने ये पिछले वीडियोस के अंदर भी ये सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स क्या हो जाती है, 4 टाइम इंक्रीज कर जाती है। ये पिछले एमसीक्यू के मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं इसको क्विकली कर रहा हूं और साथ में आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप देखें कि किस तरीके से चीजें मिलना शुरू हो गई हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ सेंटर्स कॉलेजेस के टीचर एक ही तरह की बात सोच रहे हैं। सो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 टाइम को क्वाड्रपल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि क्वाड्रपल हो जाएगी, डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जनाबे अली क्वाड्रपल। 4 टाइम इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस हाफ करने से चीज इंक्रीज करती है फोर्स। ओके, कह रहे 2 कैपेसिटर 3 and 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप ये जरा देख लीजिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में बात करते हैं, सीरीज में सॉरी कैपेसिटर की, तो वो होती है 1/C1 + 1/C2। माई लिटिल पीस ऑफ एडवाइस, इस फॉर्मूले में अगर आप एलसीएम वगैरह ले लें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाता है, CEQ C1 × C2/C1 + C2। तो दो कैपेसिटर के लिए हम डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं, और प्लीज रजिस्टर के लिए भी कर सकते हैं। क्या मतलब है रजिस्टर के लिए, मेरे मतलब है रजिस्टर के लिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में हो प्लीज, ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, R1 × R2/R1 + R2। तो ये कौन है, ये पैरेलल में है रजिस्टर और ये सीरीज में है हमारे पास कौन, कैपेसिटर। सो प्रोडक्ट अपॉन सम, सिंपल शॉर्ट जबान में बच्चों क्या समझाता हूं, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट करो, अब आप मुझे बताओ, एक उसने दिया हुआ है 3 और एक 6, तो 3 6 से कितना होता है हमारे पास 18, सो दिस बिकम 18 अपॉन सम। 3 और 6 को सम करो तो कितना बनेगा 9, 9 1 9, 9 2 18, 2 इज माई आंसर। अच्छा, एक तो तरीका ये है आंसर पे पहुंचने का। दूसरा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जब भी हम अपॉन करके ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो लेस देन द लीस्ट वैल्यू होता है। जो आपकी कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, उससे भी छोटा होता है। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मेरा जो इक्विवेलेंट का आंसर है वो 3 से भी कम होगा। सो अगर आप देखें तो 3 से कम आपको कौन कौन से ऑप्शन नजर आ रहे हैं, 9 नहीं है ना, कैंसिल कर दिया, 3 भी नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है 2 ऑप्शन तो मेरे हो ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट मेरी थ्योरी मुझे बता रही है। तो या तो ऑप्शन है 1/2 या है 2। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि कहते हैं कि यार जरा लॉजिकल लेवल पे बात होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है समझ लो किस तरह वी कैन ओमिट, वी कैन नेग्लेक्ट, वी कैन रिजेक्ट the incorrect options if we know the theory, if we know the logic. Okay, so my option is, जो मेरा जवाब निकल के आया वो 2 माइक्रोफैराड है। Okay, the next one कह रहा है the current passing through the coil of the galvanometer is, अगर आप आगे पूरा पढ़ें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो गैल्वानोमीटर में करंट और डिफ्लेक्शन की रिलेशन अगर आपने ये पढ़ लिया है, सिंपल इसको ही पढ़ लिया है, तो आप मुझे बताइए क्या हम ये बात नहीं करते कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा, और इसी को हम क्या ये नहीं कहते कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द गैल्वानोमीटर वर्क्स। इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गैल्वानोमीटर। सो प्लीज गैल्वानोमीटर की थ्योरी में जाके देखिएगा, दिस इज द थ्योरी। सो ये कह रहा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्लेक्शन के। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूं इस ऑप्शन को, ठीक है। सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन कह रहा है कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले भी एमसीक्यू की वीडियो में बता चुका हूं, किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, और कमर्शियल यूनिट है हमारा जो बिल होता है ना बिजली का बिल, एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। अगर आप देखें तो मॉडल पेपर का शायद क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने सॉल्व किया हुआ, अपलोड किया हुआ, प्लीज इसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस की बात। The capacitance of parallel plate capacitor does not depend upon, बिल्कुल सेम एमसीक्यू मेरा ख्याल शायद डीजे में है, मौजूद है, या फिर इसे बहरिया वाले में मैंने करवाया हुआ है। सो किस पर डिपेंड नहीं करता, मैंने वहां बताया था C जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटर फॉर्मूला है वो A एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम रखा है तो एप्सिलॉन R अपॉन D, डिपेंड अपॉन एरिया, डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो किस चीज पे, इन 3 चीजों को छोड़ दो तो कौन सी चीज है, नेचर ऑफ द प्लेट। तो नेचर ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। मेरा ख्याल है कि यही प्रोफेसर साहब प्रैक्टिकल सेंटर में भी और उस कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू दिस डिग्री, कितने डिग्री, कितने डिग्री होगा चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में प्लीज आप इस बात को याद रखिएगा, मैंने अपनी जो थ्योरी की वीडियोस में इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है, और लेट मी सी वीडियो, यस ओके, मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हम थर्मोमीटर के ऊपर देखें, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं F - 32/9 इज इक्वल टू C/5,
ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं 1 डिग्री, तो हम यहाँ पे अगर 1 डिग्री रखते हैं तो हमारा जवाब फ़ारेनहाइट का जो निकल के आता है वो आता है 33.8, ये हमारे पास आंसर आएगा। और हम थ्योरी में ये बात बताते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है हमारे पास। तो एक बात तो ये है और एक बात मेरे पास यानी 1 डिग्री रखने के ऊपर मेरे पास ये आ जाती है, तो दोनों में से कौन सी बात करेक्ट है? लेट मी टेल यू, इट इज वेरी सिंपल थिंग। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि 1 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी इसको आप कह लें कि डिवीजन वाइज कितना होता है, तो मुझे कहना चाहिए 1 डिग्री 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ये इसके इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं 1 डिग्री, मैं थर्मोमीटर के ऊपर देख रहा हूं, तो 1 डिग्री जब थर्मोमीटर पे देखूंगा तो फ़ारेनहाइट कि थर्मोमीटर पे मुझे 1 डिग्री कितना नजर आएगा। ये बात अगर आपने समझनी है तो आप देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर ये मेरे पास थर्मोमीटर है, यहाँ मेरा ख्याल समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास थर्मोमीटर है, 2 थर्मोमीटर मैं बना लेता हूँ। डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर 0 से स्टार्ट होता है और डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, नजर आ रहा है, यस। और फ़ारेनहाइट का जो स्टार्ट होता है वो 32 से स्टार्ट होता है। तो ये जब 0 से 1 पर पहुंचेगा 1 डिग्री, तो ये 32 से कितना पहुंचेगा? 32 में 1.8, क्योंकि 1 डिग्री 1.8 के बराबर है, तो ये होना चाहिए 33.8। तो यहां जो नजर आएगा वो 33.8 नजर आएगा। तो स्केल के ऊपर 33.8 और वैसे कितने के बराबर है? 1.8 के। समझ में आ रहा है? यानी 1 डिग्री 1.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, डिवीजन वाइज इतना इक्वल होता है। लेकिन इफ यू आर रीडिंग ऑन दी थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर पे 0 से 1 पे जाएंगे, तो यहां किस पे जाएंगे? 32 से 33.8 पे जाएंगे ना। आई बिलीव सो ये बात समझ में आ रही होगी। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस, ये डिफरेंस है, क्योंकि 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो 33.8 माइनस 32 करोगे, 33.8 माइनस 32 करोगे, सो इट इज अगेन 1.8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 1.8, डिवीजन वाइज ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट वन, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो थ्योरी, डायरेक्ट थ्योरी से इसका ताल्लुक है। लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है कि हम जितनी मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके फ्लक्स लिंकेज को चेंज करते हैं तभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। फिरोडा ने कहा था कि यू आर चेंजिंग द फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज हम आमतौर पे कैसे चेंज करते हो? वी आर चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। दैट मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली वी टेक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसके लिए बाकी आप वीडियो देखिएगा। तो एनर्जी, दिस इज एनर्जी। थ्योरी पढ़ाना जरूरी है। जो लोग कहते हैं थ्योरी के बगैर हो जाए, दे आर थिंकिंग अबाउट द मैजिक। फिजिक्स इज नॉट मैजिक, आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम ए फिजिसिस्ट। तो आप किसी मैजिशियन की, किसी जादूगर की वीडियो देखिए, वो आपको बता सकता है। ओके ओके जनाब, ए मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ। मूविंग चार्ज एनर्जी कैसे गेन करता है? यार ये मैं बात आपको, इसका मैं कोई छोटा सा हिंट आपको समझाना चाह रहा था कि मैं किस तरह ये बात बताऊं कि मूविंग चार्ज कब एनर्जी गेन करता है। याद रखिएगा, क्या हम अगर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14, एक में इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक की बात हो रही है और एक में मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। सो चैप्टर नंबर 12 के अंदर मैंने थ्योरी में आपको ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन होता है, और हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन नहीं होता। प्लीज बी केयरफुल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो पिछले वाले एमसीक्यूज की वीडियो में मैंने बताया था वो सर्कल में रिवॉल्व करता है, और अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करें तो वर्क कितना आता है? 0 आता है हमारे पास। जब भी कोई चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो वर्क डन कितना होता है? 0। वर्क का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी कितनी होती है? 0। सो याद रखिएगा, ए मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। For me, the correct option is electric field only. Okay. Okay. The next one. Okay. Number 15 में वो हमसे कह रहा है कि by nature gamma rays are. So gamma rays की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। gamma rays जो है वो रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारे पास, फोटॉन्स हैं वो हमारे पास, पॉजिटिव पार्टिकल, दे आर नॉट पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल नो, न्यूट्रल पार्टिकल, पार्टिकल तो है ही नहीं जनाब। ये क्या है हमारे पास? फोटॉन्स हैं, एनर्जीज हैं। सो माई ऑप्शन इज फोटॉन्स। ओके, अच्छा नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। 16 में कह रहा है रेडिएशन सुटेबल फॉर यूज इन थिकनेस कंट्रोल। तो इसका ताल्लुक फिजिक्स की इंफॉर्मेशन के साथ है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ चीजें पढ़ने के साथ होती हैं, पढ़ते जाएं। तो रेडिएशन कौन कंट्रोल करता है? बीटा रेडिएशन। बीटा पार्टिकल हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए। सो बीटा रेडिएशन। नेक्स्ट वन हमारे पास है, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हुआ है। ओके,
यहां पर है हमारे पास 2 रेजिस्टर है हमारे पास, 3 and 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज, मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था तरीकेकार की किस तरीके से करना है। पैरेलल में जब रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो अपॉन करके ऐड करते हो, जब भी अपॉन करके ऐड करते हो तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो भी आपकी कॉम्बिनेशन में सबसे कम वैल्यू होती है ना उससे भी कम आंसर होता है। तो एक 3 और एक 5 है, तो मेरा 8 ओम आंसर नहीं हो सकता, मेरा 2.5 चलो ये कम है तो 1.8, चलो करके देखते हैं क्या तरीकेकार बताया था, प्रोडक्ट अपॉन सम। अगर आपको याद हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हमारे पास है 3 and 5, तो इन दोनों को प्रोडक्ट अपॉन सम कर लिया तो 3 5 15 अपॉन और ये हो जाएगा 8, तो 15 अपॉन 8 को आप कर लीजिए, हमारे पास क्या बनता है 15 अपॉन 8, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं इसको, ठीक है। सो 15 डिवाइडेड बाय 8 दैट गिव्स मी 1.875, सो दिस इज 1.875, ठीक है। क्विकली हम लोग कर रहे हैं, सो माय ऑप्शन इज 1.875 और इसको मैंने लॉक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब 18 के अंदर वो हमसे कह रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम व्हेन द स्कैटर्ड एंगल इज कॉम्पटन कब मैक्सिमम हो, जब स्कैटर्ड एंगल क्या होगा, मेरा ख्याल है अगर आप फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास था लैम्डा सी और 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे बताइए कि अगर मैं कॉस की वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 से 1 माइनस तो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो सारा आंसर गया। इसका मतलब है 0 के ऊपर तो मिनिमम मुझे मिलेगा, तो अगर मैं 90 रखता हूं तो cos 90 0 हो जाता है, तो ये फैक्टर मेरे पास खत्म हो जाएगा और मेरे पास खाली ये 1 बचेगा, तो 1 को मैं लैम्डा सी से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बी मैक्सिमम। तो प्लीज याद रखिएगा थीटा इज इक्वल टू 90 पर मेरे पास शिफ्ट इन वेवलेंथ मैक्स होता है हमारे पास, और जब भी हमारे पास एंगल 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या होता है, मिनिमम होता है। आई बिलीव सो, ये बात समझ में आ रही होगी। सो वो हमसे पूछ रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम, तो मैंने अभी आपको बताया मैक्सिमम हमारे पास कब होता है, जब एंगल 90 होता है, सो गो फॉर द 90, ओके। सो द नेक्स्ट वन, अच्छा जी नंबर हमारे पास है 19 और कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास दी हुई है 2 न्यूटन पर कूलम, और वो कह रहा है कि एट द डिस्टेंस ऑफ, और जो डिस्टेंस है आमतौर पे आर हम उसको कहते हैं, वो है 60 सेंटीमीटर, जिसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो याद रखिएगा ऑफ अ पॉइंट चार्ज, या हम कह रहे हैं कि पॉइंट चार्ज का मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो अगर चैप्टर नंबर 12 याद है तो ई का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था F अपॉन Q, और F की वैल्यू जब हम रखते हैं Q से डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास जाके बन गया था KQ अपॉन R स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द E, क्यों, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से E दिया है, R दिया है, और मुझे मालूम क्या करना है जनाब अली, वो कह रहा है अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो ऑप्शंस अगर आप देखें तो मुझे ऑप्शन में C नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि C यानी कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। सो मुझे क्यों मालूम करना है, मैं वैल्यूज को रख के देख लेता हूं। E मेरे पास ये हुआ 2 और दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, इट इज सॉरी इज इक्वल टू K की वैल्यू है मेरे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन R की वैल्यू है 0.6, जिस पे मैं स्क्वायर अप्लाई कर देता हूं, और ये जो E है मेरे पास ये कितना है, ये मेरे पास 2 है, तो ये सारी चीजें उस तरफ ले जाता हूं, तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, ओके, स्क्वायर, एंड ये 9 एक्सपोनेंट 9 यहां डिवाइड हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद दिस Q। सो मेरा ख्याल है अब मैं इसको जरा कैलकुलेटर में रख लेता हूं एंड लेट्स सी कि मेरा जवाब क्या आ रहा है। सो दिस गिव्स मी 8 एक्सपोनेंट माइनस 11, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 8 एक्सपोनेंट माइनस 11 कूलम। सो मेरे ऑप्शंस में मेरा ख्याल है 8 वाला ये सबसे पहला ऑप्शन है, सो दिस इज माय ऑप्शन 8 एक्सपोनेंट माइनस 11, ठीक है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी 2 है, 3 है, 6 है, ये मेरे ऑप्शंस नहीं हैं। सो द नेक्स्ट वन कह रहा है व्हेनेवर सिस्टम इज मेड टू कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, कार्नोट इंजन में देखा था साइक्लिक प्रोसेस कर रहा होता है वो, यानी पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, जहां से चला घूम फिर के वापस वहीं पर पहुंच जाता है हमारे पास, वही P1, V1 और T1 कंडीशन पे। तो उस दौरान एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं ना सिस्टम को हीट दी Q1 और ली Q2 से हमने, तो सिस्टम ने वर्क डन किया, तो वर्क डन जो कर रहा होता है दैट इज अ पॉजिटिव वर्क डन, हमें वर्क डन करके दे रहा है सिस्टम। सो क्या वर्क डन 0 होता है, जी नहीं, डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, जिस पाथ पे फॉलो कर रहा होता है, यस आई कैन से दैट, बट हमारे पास जो साइक्लिक में है वो है पॉजिटिव वर्क डन, सो आई विल गो फॉर द पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव नहीं है हमारे पास, यानी हम सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, सिस्टम हमें काम करके दे रहा है,
ओके, नंबर 21, ये देखें तस्वीर जो खींची ना तो उसमें ही वाइड एंगल लिया हुआ था, तभी ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, बट आई बिलीव सो कि समझ में आ रहे होंगे, नजर भी आ रहे हैं। 21 में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन विल बी शॉर्ट इन दिस वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो किस में वेवलेंथ जो है वो हमारे पास शॉर्ट होगी? तो वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का हमारे पास मतलब ये होता है कि हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी। क्या ख्याल है? अगर चैप्टर नंबर 18 की इनफैक्ट न्यूमेरिकल की थ्योरी की वीडियो आपने देखी हो तो उसमें हमने आपको समझाया था कि अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी मैक्सिमम है। और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जितना सबसे पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस से करीब 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन आएगा, और जितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, जितने हायर शेल से आ रहा होगा। सो मुझे बताइए, फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 दिस विल गिव मी द मैक्सिमम, आई विल गो फॉर दिस इज द मैक्सिमम। फिर कह रहा है n इज 1 टू इंफिनिटी, तो कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन विल बी शॉर्टेस्ट, इमिटेड फोटोन की। सो जब इंफिनिटी से 1 में आएगा तो वो इंफिनिटी से 1 में आएगा तो रेडिएशन क्या करेगा? इमिट करेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? और जब 1 से इंफिनिटी में जाएगा तो हम एनर्जी देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी जाएगा ना। तो उसने क्वेश्चन में इमिटेड लिखा हुआ है या एब्जॉर्ब लिखा है, कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो चूंकि उसने लिखा है द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन लिखा हुआ है, सो इसलिए मैंने इसको इंफिनिटी टू 1 मार्क किया है। 1 टू इंफिनिटी का मतलब है कि एब्जॉर्ब करेगा। आई बिलीव से समझ में आ रहा होगा। ओके, और फ्रॉम n2 टू n1 नहीं, फ्रॉम n1 टू n2 नहीं, ये सारे नहीं है। ओके, नाउ इफ यू फील के आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर लीजिएगा मुझे। नेक्स्ट वन, नंबर 22 कह रहा है 5 मीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ लेंथ दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी बी की वैल्यू उसने आपको दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है बी केयरफुल। ओके, बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और कह रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर, जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो जो फोर्स लगती है, तो मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 14 का बड़ा मशहूर जमाना किस्म का टॉपिक है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। सो फोर्स हमें मालूम करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज 0.51, और जो लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर, मीटर में कन्वर्टेड है, बिल्कुल सही है। ओके, लेंथ मैंने पहले रख दी, सॉरी। और करंट आई हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2, और साइन परपेंडिकुलर का मतलब है 90, साइन 91 होता है। सो मैं इन सबको कर लेता हूँ, 5 2 से 10 हो जाएगा, और 10 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम 5.1 न्यूटन। समझ आ रही है ना? ये तो साइन 90 तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और 5 2 से 10 को जब भी मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट मूव कर जाता है, तो इसलिए मैंने 5.1 लिख दिया। सो विदाउट कैलकुलेटर इसको डायरेक्टली, तो 5.1 या 5 न्यूटन, दिस इज माय ऑप्शन। ओके, उसको 5.1 लिखना चाहता है, उसने अगर 5 लिखा हुआ है, इट्स ओके। ओके जनाब, नेक्स्ट वन हमें कह रहा है कि 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? दोबारा से देख लीजिए, इसमें मेरा ख्याल है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले भी इसमें दिया हुआ था। सो प्रोडक्ट अपॉन सम, मुझे नहीं मालूम, कुछ मिक्सिंग हो रही है, बट जो मेरे पास एमसीक्यूज हैं मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये दरमियान में यहाँ से जो दरमियान वाली जो फाइल है, यानी ये एमसीक्यूज गर्ल्स कैंपस के एमसीक्यूज लग गए हों, इसलिए कि एक ही तरह का एमसीक्यू पहले भी आया हुआ है, बाद में भी आया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई मिस्टेक हो सकती है, बट लीव इट, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। सो 4 and 2 माइक्रोफेरेड पैरेलल में लगाए हुए हैं, तो अगर पैरेलल में लगाए हुए हैं, अच्छा वो सीरीज में थे, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, वो सीरीज में थे पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? सिंपल C1 + C2। सो मेरा ख्याल है 4 और 2 को ऐड करो तो 6 माइक्रोफेरेड, दिस इज माय आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज टेंस टू, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? तो अल्लामा इकबाल के शेर है ना, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। सो 2014 का जो नोबेल प्राइज था वो इस बात के ऊपर मिला कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है हमारी यूनिवर्स। सो अगर हमारी यूनिवर्स फैल रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो हम चीज़ों को यानी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं मूव करने में। सो याद रखिएगा, जब भी हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, वी इंक्रीज एंट्रोपी। सो अगर ये कायनात एक्सपेंड कर रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। सो एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी? एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, नो मिनिमम, नो इंक्रीज, यस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। ओके, द नेक्स्ट वन, ए विल्सन क्लाउड चैम्बर यूजेस, विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या चीज यूज करता है? तो जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर है वो यूज करता है
सुपर हीटेड लिक्विड नहीं भाई, उसमें बहुत सुपर कूल्ड किया होता है हमने। सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, वेपर सैचुरेटेड वेपर्स। ओके, ये एक बार पहले भी मैंने इस एमसीक्यू पर, शायद मॉडल पेपर में था, मैंने इस पर जो मैंने ऑप्शन बताया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पर कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि वो सैचुरेटेड वेपर्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड वेपर्स हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि वो जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है उसमें एक लीवर के जरिए हम उस प्लेटफॉर्म को एकदम नीचे करते हैं। सो वो जो उनसे उसमें जो भी हमने मिक्सचर यूज किया हुआ है वो सुपर सैचुरेटेड, सुपर कूल्ड हो जाता है। सो एक्चुअली हम उसको सुपर कूल्ड, सुपर सैचुरेटेड जो है वो कंडीशन में लेकर जाते हैं और उसके बाद रेडिएशन को इन करते हैं। सो फॉर मी द ऑप्शन, यानी व्हेन वी आर गोइंग टू ऑपरेट द विल्सन क्लाउड चैम्बर व्हेन द मिक्सचर इज सुपर सैचुरेटेड। सो मैं इसीलिए सुपर सैचुरेटेड के को मैं अपने लिहाज से एक ज़्यादा मुनासिब आंसर मानता हूँ। हो सकता है कुछ टीचर्स को मुझसे एतराज़ हो, बट फॉर मी इट इज़ सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। ओके, सो द नेक्स्ट वन हमारे पास है, वो हमसे कह रहा है कि 26 में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी बॉयल्स लॉ की बात हो रही है, द ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P। तो ये मेरा ख्याल है अब तक रट जाना चाहिए यार। इससे पहले भी मैंने एक एमसीक्यू के अंदर इसके ऊपर कमेंट किया था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाऊंगा तो ये हाइपरबोला मेरे पास बनेगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर को प्रेशर और V इनवर्स और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाऊंगा, सो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी इनवर्स के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, प्लीज बी केयरफुल। ओके, द नेक्स्ट वन कह रहा है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट आर मेड, जिसके जरिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं बोला। ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, जो हमारा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, अगर हमारा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मेरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। सो जो बुनियादी बात है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन 28 है द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो रेस्ट में होते हैं, ऑल आर एट रेस्ट में होते हैं, हैव सम सेम काइनेटिक एनर्जी होती है, जी नहीं, हैव द सेम मोमेंटम होता है, हैव स्पीड वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली सेम एमसीक्यू के ऊपर मैंने डिस्कशन पहले भी की हुई है। सो मैं आप लोगों के टाइम बचाने के लिए इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, कहूंगा कि पहले जो एमसीक्यूज की वीडियो बनाई है बहरिया वाले में तो नहीं है, शायद डीजे में होगी या फिर वो मॉडल पेपर का ही एमसीक्यू मुझे लग रहा है। मॉडल पेपर में मैंने इस पर खूब डिस्कशन की है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन 29 when we try to stop a very high speed फोटोन आके एक जगह पर टकरा रहा है, फोटोन को हम रोकना चाह रहे हैं, कह रहा है इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। फोटोन ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, मतलब फोटोन नहीं रहा, एनर्जी खत्म हो गई। ये मतलब है ना आइडेंटिटी लूज करने का, कि वो चीज नहीं रही तो फोटोन खत्म हो गया। तो फोटोन खत्म हो गया तो कोई चीज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो फोटोन खत्म हुआ है तो वो किसी और चीज में तब्दील हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, एंड डिसइंटीग्रेट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। देख रही हैं आपने कि वो कह रहा है यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट वन, ट्रांजिस्टर कैन नेवर बी यूज एज। ट्रांजिस्टर के दो इस्तेमालात हम लोग बताते हैं यार, एक हम बताते हैं एज एन एम्पलीफायर और एज ए स्विच। और यहां पर अगर आप देखें तो इसने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। यहां पे फिर मुझे एतराज है, अगर इंटरमीडिएट के हिसाब से अगर हम बात करें इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के हिसाब से बी केयरफुल, हम कहते हैं एज एन एम्पलीफायर और एज ए स्विच, ये दो हैं। मॉड्यूलेटर के तौर पर यस वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज ए मॉड्यूलेटर। कैन वी यूज ट्रांजिस्टर एज ए रेक्टिफायर? ट्रांजिस्टर इज ए डबल डायोड। अगर आप कहें किसी, यही सवाल अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से, आई कैन बेट यू, अगर आप यही सवाल किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से पूछें, और खास तौर पर जिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर इस वक्त हम हैं, चाइनीज से अगर आप पूछें, तो चाइनीज तो इस जुगाड़ जो एक लफ्ज था ना पाकिस्तानियों का, चाइनीज जुगाड़ के भी जुगाड़ी हो गए हैं। तो वो आपको बताएंगे कि दे कैन यूज ट्रांजिस्टर फॉर द रेक्टिफिकेशन एज वेल। सो मेरा ख्याल है कि इतना घुमाना नहीं चाहिए था। मॉड्यूलेटर हमारे बच्चों ने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा हुआ, सो किसके तौर पे यूज नहीं होता। यहां पर जो ऑप्शन है वो तो रेक्टिफायर है। अगर मैं इंटरमीडिएट के हिसाब से बात करूं,
मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन के प्रोसेस हम लोग करवा सकते हैं इसके जरिए। मुझे नहीं मालूम इस किस्म के एमसीक्यू क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है डॉटर न्यूक्लियाई। तो वो जो डिसइंटीग्रेशन यानी अगर आपको याद हो हमने कुछ इस तरीके से बात की थी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास था माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी, और हमने डेल्टा टी को वहां ले गए थे तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी हम लोगों ने किया था, है ना। तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी हमारे पास लैम्डा एन माइनस हटा दिया था, इसको हमने किसका नाम दिया था ए, और ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी। सो ये एक्टिविटी का हमारे पास क्वेश्चन है। सो दिस इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का मतलब है एक्टिविटी। सिंपल सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन बनाया हुआ। द मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड इफ इट इज कैप्ट नियर ए। मैग्नेटिक कंपास, कंपास आपने देखा होगा जिसमें नीडल होती है, उसकी सुई जमीन के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ होती है। वो कह रहे हैं उसको वो उसकी सुई अपने रास्ते से हट जाएगी अगर उसको किसी करीब लेकर आए। चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मूव करता है इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। द आंसर इज यस। चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट में जो चार्ज होता है इट प्रोड्यूस नो मैग्नेटिक फील्ड, और सुई ने मैग्नेटिक फील्ड पर अपने आप को डिफ्लेक्ट करना है। बोथ ऑफ दीज नहीं, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज नहीं, चार्ज इन मोशन। तो अगर ये चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन इज करेक्ट ऑप्शन भी है, और मैं साथ में इसके ऊपर एक कमेंट और भी कर दूं। चैप्टर 14 की जो सबसे पहली वीडियो मैंने इसमें बताया था कि जो साहब थे ना जिनका नाम था क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, तो क्रिश्चियन ऑर्स्टेड की ये डिस्कवरी है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डिस्कवरी शुरू यहीं से हुई थी कि एक मूविंग चार्ज यानी एक तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा था उसके करीब वो कंपास से गिरा तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई थी। ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड द स्मॉलर यूनिट गॉस of magnitude magnetic induction is proven by टेस्ला और गॉस किसके बराबर होते हैं ये मैं फिर आपको बता दूं। अगर किसी न्यूमेरिकल में ये था तो ये न्यूमेरिकल के अंदर गॉस की वैल्यू उसने एग्जाम में दी हुई थी, लेकिन अगर आप यहां देखें तो यहां पर उसने डायरेक्टली हमसे पूछ लिया है। मेरा ख्याल है ये जस्टिफाई नहीं करता ये एमसीक्यू, इस तरह की मेमोरी वाले एमसीक्यू जस्टिफाई नहीं करते। बस मैं कहता हूं कि इस तरह के नहीं आने चाहिए एमसीक्यू कि कोई रट्टा पे बात चली जाए कि आपने रटे हुए हो। बट बहरहाल याद रखिएगा कि 10⁻⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। अब इसमें मुझे सही एक्यूरेटली नजर नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको जूम आउट करके तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁻⁴ गॉस के। सो इसमें से जो भी ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग। मैं इसमें टिक नहीं कर रहा, सही, मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया कि 1 टेस्ला एक्सपोनेंट -4 गॉस के बराबर होता है, क्योंकि मुझे इसमें सही नजर नहीं आ रहा कि ऑप्शन है क्या, वो ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ना। अच्छा, कह रहा है मास ऑफ गैस इन ए क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर 127 डिग्री हैज प्रेशर P। तो आप देखिए, तो टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप की बात हो रही है। कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 27 डिग्री द प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम, प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो गैस लॉस के जो न्यूमेरिकल है उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि हम P1 V1 अपॉन N1 T1 को बराबर लेते हैं P2 V2 अपॉन N2 T2। तो N नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे आमतौर पे मास भी हम लोग लगा देते हैं। वो सारी बातें क्यों लगाते हैं वहां पर मैंने बताई हुई है। सो ये हमारे पास है, इसमें जिसकी बात हो रही है उसको ले लो, बाकी सबको कांस्टेंट कर दो। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ द गैस इन क्लोज कंटेनर, टेम्परेचर की बात हो रही है हमारे पास, और साथ में बात हो रही है प्रेशर की। तो यहां से जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है P1 अपॉन T1 हमेशा बराबर होगा P2 अपॉन T2 के। ये रिलेशनशिप बन गई। अब इसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सो और याद रखिएगा टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, प्लीज बी केयरफुल। ओके, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, पहला टेम्परेचर 127, तो पहला टेम्परेचर है प्रेशर P1 और टेम्परेचर है 127 प्लस 273 केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। सो उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका जो प्रेशर है वो P है, इसको चाहिए। जब प्रेशर P है तो टेम्परेचर केल्विन में हमने लिख दिया। फिर कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 27, अगर टेम्परेचर को 27 डिग्री भी कर दें प्लस 273, तो वो बता रहा है, कह रहा है द प्रेशर, सेकंड प्रेशर हमने बताना है कि कितना होगा। तो मेरा ख्याल है आसानी से हो जाएगा ये सब कुछ। तो इसको सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर रख लो और देख लो कि क्या वैल्यूज हमें बता रहा है। तो 127 जल्दी कर भाई, प्लस 273 दैट बिकम 400। तो ये बन रहा है मेरे पास 400, ठीक है। इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ 400, और ये मेरे पास 273 प्लस 27 दैट विल बिकम 300, ये मेरे पास बन रहा है 300। तो मुझे बताइए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो
3p/4, this will be your second pressure. Okay, so let's see 3p/4, 3p ये रहा, ठीक है मेरे पास ऑप्शन 3p/4। आई बिलीव से समझ में आ रहा होगा कि करना क्या। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूं। ओके, अच्छा जनाब, नंबर 35 के अंदर वो हमसे कह रहा है कि द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ यूरेनियम 235, मॉडल पेपर में पूछा हुआ एमसीक्यू है। मॉडल पेपर मैंने आपको बताया था कि दिस इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां मैंने पेज नंबर भी आपको बताया हुआ है, मॉडल पेपर को देखना जरूरी है। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द करंट बाय विच कनेक्टिंग, गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर को हम बनाते हैं एमीटर, तभी हम उससे करंट मेजर करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाएंगे कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, जिसे शंट कहते हैं। अब अगर ये बात दिमाग में है तो देखो ऑप्शंस के ऊपर आ जाओ। लो रेजिस्टेंस सीरीज नो, हाई रेजिस्टेंस सीरीज नो, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल यस, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देख रहे हैं आप, तो सिंपल थ्योरी पता होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 37 कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर, एमीटर की रेंज इंक्रीज करनी है तो शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल। आइडियली तो हम कहते हैं इसको जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर वो जीरो होगा तो सारा करंट शंट से पास हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ओके, सो इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। सो हमें इसको डिक्रीज करना है, और इससे पहले भी मैं एक एमसीक्यू के अंदर बता चुका हूं। एमसीक्यूज की जो वीडियो जिस तरतीब से मैंने आपको दी है उस तरतीब से देख लें। शुरू के एमसीक्यूज के अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है, वही एमसीक्यू जब दोबारा आया तो मैंने शॉर्ट बात की है, इसी तरह जिस तरह यहां शॉर्ट करके फौरन आगे जा रहा हूं। सो द नेक्स्ट वन 38 कह रहा है द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द इफेक्ट्स ऑफ द करंट। ये भी मॉडल पेपर का एमसीक्यू है, और वहां मैं बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैंने तो वैसे कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए, बट मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे कोर्स के हिसाब से। मॉडल पेपर का एमसीक्यू है, डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है। एक अच्छा एमसीक्यू बनाया हुआ है, देखिए हमने इससे पहले वाले जो एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड हमसे पूछी थी, जिसको हमने सी लिखा था, और इसका फॉर्मूला 1/√, हमने क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये हमने फॉर्मूला लिखा था। ये मैंने कई जगह जो पहले हमारे पास एमसीक्यू आए उसमें ये ऑप्शन हमने क्लिक किया था। तो अगर ये स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस परमिटिविटी और म्यू नॉट फ्री स्पेस परमिबिलिटी, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है और एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। कह रहा है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो मैं जिस ऑप्शन की तरफ जाऊंगा वो मेरे पास है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। मेरे ख्याल समझ में आ रही होगी, आसान से है ना एमसीक्यू से। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर इज यूज एज, ट्रांजिस्टर किसके तौर पे यूज होता है, तो यहां जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से ट्रांजिस्टर यूज होता है हमारे पास एम्पलीफायर के तौर पे, हमारे इंटरमीडिएट में हाफ वेव, फुल वेव, डायोड के जरिए, मॉड्यूलेटर नहीं है। आपने देखा था इससे पहले वाले एमसीक्यू में मॉड्यूलेटर भी मैंने कहा था, बट इंटरमीडिएट के हिसाब से मॉड्यूलेटर नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसी रेंज में हमें, उसी लिमिटेशन में एमसीक्यू को बनाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए जो इंटरमीडिएट की रेंज है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कह रहा है इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन उसने लिखा हुआ है द मिसिंग पार्टिकल इज, मैं इसको लिख देता हूं जो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा ब्लर है। तो ये कुछ इस किस्म का है कि नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमारे पास 7 होता है, और यहाँ जो नाइट्रोजन मुझे नजर आ रही है, आई बिलीव सो कि वो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे नाइट्रोजन 15, एटॉमिक मास को 15 दिया है, और प्लस उसके साथ हमने 1H1 हाइड्रोजन लगाया। तो वो कह रहा है जो कार्बन हमारे पास बन रहा है उस कार्बन 12 बन रहा है, और प्लस यहाँ पर मिसिंग एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, वो से नीचे ऑप्शन दिए हैं। तो अगर आपने न्यूक्लियर चेंजेस की वीडियो देखी होगी चैप्टर 19 की, तो देखो ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है। 15 और 1 कितना बनता है, यहां पर आ रहा है 16 टोटल, ठीक है, तो यहां पर भी 16 आएगा, 12 है तो यहां कितना होना चाहिए 4, 12 और 4 कितना बनेगा 16, बात समझ में आ रही है। तो जो भी हमारे पास मिसिंग एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना आ गया 4, 7 और 1 8, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है तो यहां पर भी 8 होना चाहिए, 6 है तो यहां कितना होना चाहिए 2, 6 और 2 कितना होगा 8, तो जो मिसिंग एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2, ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा कौन सा है। तो मेरे ख्याल सबसे पहला वाला ही मुझे नजर आ रहा है 4He2, ओके, ये इसमें कुछ और He की वैल्यू यहां 3 और ये सब नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसने डिस्कवर्ड की थी, हजरत अल्लामा रोंजन साहब ने डिस्कवर्ड की थी, रोंजन रेज भी हम इसको कहते हैं। सो दैट्स इट, यहां जाकर हमारे पास 42 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। और मैं फिर आपको बता दूं, इफ यू फील कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो मैं पहले कह चुका हूं वो करता है जिसको जरूरत होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।